नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए 2025 का चुनाव नज़दीक है और हमारे साथ इन तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए जो है युवा राजद के उपाध्यक्ष रुपेश यादव जी हैं, जो बेगूसराय जिला से जो है मछुआरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। बिहार की राजनीतिक और देश की राजनीति को कैसे देखते हैं, खासकर मैं इन मुद्दों पे बात करूंगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में राजद का स्थिति क्या रहेगा और जिस तरह से बिहार में आपराधिक मामले बीते लंबे दिनों से जो हो रहा है, इस पर राजद किस तरह देखता है नीतीश कुमार के सरकार को। इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। रुपेश जी, हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल पीएनपी न्यूज़ को भी। तो रुपेश जी, जिस तरह से 2025 चुनाव अब कुछ महीने ही बचे हैं, 4 से 5 महीने, और चुनाव नज़दीक है, राजद महागठबंधन की किस तरह का तैयारी है? देखिए, पूर्ण रूपेण तैयारी है और बहुत ही दमखम के साथ, मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल के साथ तमाम जो सहयोगी गठबंधन के दल हैं, सीपीआई, कांग्रेस, वीआईपी, तमाम दल बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे वातावरण में बैठक हो रही है। जो गठबंधन का बैठक हो रही है, सारा रूपरेखा तैयार हो रही है और उसके साथ साथ जो धरातल पे भी गठबंधन के जितने दल हैं, धरातल पे भी मजबूती से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हर दुख सुख में, विपदा में लोगों के बीच शामिल हो रहे हैं। पहले भी वो थे और अभी भी हैं। तो बहुत मजबूती तैयारी है और हम लोग 2025 में बिहार में गठबंधन की सरकार मजबूती से बनेगी। तो रुपेश जी, कहना है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि महागठबंधन में जो है कुछ चीज़ें तेजस्वी जी के लेकर क्लियर नहीं है। क्या कांग्रेस या और आपके जो गठबंधन सहयोगी दल हैं, तेजस्वी जी को अपना चेहरा मान रहे हैं 2025 का? बिल्कुल 100% है, उसमें सोचने की क्या बात है। वो एक वापोह की स्थिति क्रिएट किया जा रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेफ्ट ने भी मान लिया, राजद तो हमारे लीडर ही हैं वो, और कांग्रेस भी आने वाले दिन में, जैसा कि हमारे नेताजी ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो अगले बैठक में प्रोबेबली क्लियर्ड है और क्लियर ही है। बस वो एक इस तरह से मीडिया को थोड़ा सा एक समय देने के लिए जान के व्यस्तता। पांडे जो है आपके नेता को चैलेंज करते हैं कि खुला मंच पे आए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या जिस तरह से बिहार में अभी आपराधिक मामले हैं, आपके नेता भी तेजस्वी यादव ज़्यादा बिहार दौरा कर रहे हैं। क्या ये चुनावी साल है या सत्ता पक्ष की सरकार का जो है नाकामी, जिस तरह आपके नेता बोलते हैं तेजस्वी यादव की, बिहार के मुख्यमंत्री भी नाकारा हैं और प्रशासन भी नाकारा है और आपराधिक मामले जो हो भी रहे हैं बिहार में, मीडिया भी देख रहा है। इस तमाम स्थिति को कैसे देख, मंगल पांडे का चैलेंज और ये आपराधिक घटनाओं का आप कैसे देख? देखिए, मंगल पांडे जी जो चैलेंज कर रहे हैं, तो हमारे नेता ने तो चैलेंज स्वीकार किया। अब वो आए, समय दें। अब सवाल है, जो आपका लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य का जो हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे नेता रात दिन किसी भी वक्त 12 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे सुबह औचक निरीक्षण किया करते थे पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स का। और आज तक एक फुटेज बता दीजिए अभी सत्ता में आने के बाद मंगल पांडे जी कोई अस्पताल का औचक निरीक्षण किए हों। हमारे नेता न सिर्फ पटना के शीर्ष अस्पताल, बल्कि जिला के जो अस्पताल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल, उस जिला का भी अस्पताल का औचक निरीक्षण इतना करने लगे थे कि जिला की हालत की व्यवस्था टाइट हो गई थी, चकाचौंध हो गई थी। सब व्यवस्था, दवा से लेकर डॉक्टर की सभी रंग रोहन, लाइट, कैमरा सब ओके हो गई थी। लेकिन अभी जो देखिए, वही फिर से वही व्यवस्था चरमरा गई है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद। अब ये हाल ही की जो घटना है, एक एनएमसीएच अस्पताल में एक मरीज को चूहा उंगली खा गया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये दर्शाता है कि आपकी व्यवस्था लचर है। और अभी आप चल जाइए आईजीएमएस, पीएमसीएच, तो अभी आप इमरजेंसी वार्ड के बाहर भेड़ बकरी की तरह पेशेंट जो है
बेड नहीं मिल पाती है तो वो स्ट्रेचर पे कोई फ्लोर पे सोया हुआ है। काहे भाई, काहे नहीं आप उसका बढ़ा रहे हैं बेड? हाँ, बीजेपी एक चीज बोलता है कि 14 करोड़ का बिहार का आबादी है, छोटा छोटा घटना होगा लेकिन हमारा जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर एक्शन लेता है और उसको सॉल्व करता है। ये राजद में नहीं हो पाएगा। क्या तेजस्वी यादव अगर 25 में आता है, क्या वह बिहार के 14 करोड़ जनता का आश्वासन देंगे और क्या वह नीतीश कुमार कार्यकाल से बेहतर तरीके से कार्यकाल कर पाएंगे? 100% होगा बेहतर। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल और बीजेपी और जदयू के शासनकाल में यही अंतर है कि हमारा जनता का राज हुआ करता था, गरीबों का राज हुआ करता था, बेसहारों का राज हुआ करता था। और अभी सिर्फ और सिर्फ चंद लोग चला रहे हैं बिहार को। और सबसे बड़ी बात है कि अफसर ही बिहार को चला रहे हैं, नेता नहीं चला रहे हैं। यहाँ अफसरशाही इतना हावी है कि ब्लॉक चल जाइए, आप थाना चल जाइए या सरकारी डीएम ऑफिस चल जाइए जिला में, एक भी ऑफिस में बिना आपसे दक्षिणा लिए हुए काम अगर हो जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँ। हर छोटा से छोटा चीज में दक्षिणा लिया जाता है और हमारे सरकार को बदनाम किया जाता है कि वो फलना राज था। उजागर आप भ्रष्टाचार कही, आप राजद, हमने आपके लाइन को समझ गया कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप उजागर क्यों नहीं करते आपके नेता? उजागर हम क्या करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सुन कहाँ रहे हैं। और दूसरी बात है, हम कहेंगे उससे बड़ा उदाहरण तो उनके ही विधायक कह रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, और वो भू राजस्व मंत्री होते हुए वो आरोप लगाए कि उनका सीओ नहीं सुन रहा। एक समझ जाइए, एक मंत्री का बात नहीं सुना जा रहा है और उसी तरह एक सांसद का बात नहीं सुना जा रहा। दरोगा कह रहे हैं कि आपके जैसे नेता को हम पॉकेट में रखते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि जब सांसद और मंत्री का विधायक का नहीं सुन रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ग्राउंड स्तर पे इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। हम लोग का जनता का राज हुआ करता था, गरीब बेसहारों का राज हुआ करता था, पूरी तरह से शांति व्यवस्था थी, तो उसको ये लोग बदनाम करने का काम किया। अभी आप चल जाइए, क्रिमिनल इंडेक्स नंबर देख लीजिए, सबसे पिछड़ा राज देख लीजिए, सबसे गरीब राज देख लीजिए, सबसे अशिक्षित राज देख लीजिए, तो बिहार का नाम आता है। क्यों भाई, इतना ही यहाँ पे मंगल है तो क्यों ये व्यवस्था है, क्यों पीछे हुए हैं, क्यों यहाँ पे इतना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है? लूट पाट, हत्या, बलात्कार की घटना इतना चरम सीमा पे है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जो है सो समझ जाइए, अभी राक्षस राज चल रहा है बिहार में। राक्षस राज चल रहा है बिहार में। क्राइम रेट पे भी सवाल रुपेश जी ने उठा दिए और भ्रष्टाचार पे भी उठा दिए। रुपेश जी, आप बछवाड़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। बछवाड़ा विधानसभा में वर्तमान में बीजेपी का विधायक है। क्या बछवाड़ा विधानसभा में गठबंधन में अगर सीट जाता है या राजद के, क्या वहाँ से राजद अपना सीट निकाल पाएगा? 110% निकाल पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2000 ईस्वी में पहली बार चुनाव वहाँ लड़ी थी और पिताजी आदरणीय स्वर्गीय उत्तम कुमार यादव जी वहाँ लड़ने का काम किए थे। और उस समय राजद, सीपीआई, कांग्रेस तीनों लड़ी थी और उस परिस्थिति में हम लोग चुनाव जीते थे। उस समय पिताजी आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे, हमारी कार्यकर्ताएं भी कमज़ोर थी, उस संख्या बल उतना कमज़ोर था उस रीजन, उस परिस्थिति में जीत गए। अभी समझ जाइए कि कार्यकर्ता भी हम लोग 10,000 से ऊपर प्राइमरी मेंबर बना चुके हैं, हमारा जातीय समीकरण भी मजबूत है। तो 110% राष्ट्रीय जनता दल वहाँ निकाल सकती है। अब सहयोगी दल है, गठबंधन का क्या रूपरेखा तैयार होगी वो बाद की बात है। जो होगा वो ठीक ही होगा। हम लोग अंत में जो होगा निर्णय हम उसके साथ रहेंगे, हम नेता के साथ रहेंगे। लेकिन हम चूंकि राजनीति में की जनता का क्या मांग है, आप क्या लग रहा है बछवाड़ा जनता क्या डिमांड कर रही है? बछवाड़ा की जनता 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन का सिंबल नहीं देखने का काम किया है। प्रथम बार पिताजी ही लड़े थे और लास्ट बार भी वही लड़े 2005 में। उसके बाद से वहाँ टिकट नहीं राष्ट्रीय जनता दल को मिली है। तो 20 साल हो गई, तो हम जनता के साथ साथ हम भी, और जनता चाह रही है कि लालटेन की सिंबल
वहाँ आवे तो 110% सीट निकलेगी। ऐसे अंतिम निर्णय जो नेता का होगा मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी के दल हैं वो भी सब लोग अपना अपना स्तर से लगे हुए हैं। हम 12 साल का संघर्ष है मेरा पार्टी में, दिन रात पार्टी के लिए समर्पित रहता हूं, कार्य करता हूं। बछवाड़ा विधानसभा के जनता के लिए दुख सुख में हमेशा रहता हूं उपस्थित। उनके लिए पुल पुलिया रोड सड़क, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए मुआवजा दिलाना, फसल क्षतिपूर्ति राशि के लिए लड़ाई लड़ना, रेलवे निजीकरण के विरोध में लड़ाई लड़ना, तो ऐसे तमाम मुद्दा पे रोड पे मैंने धरना देकर रोड पे रात भर सोने का काम किया, भूख हड़ताल करके ब्लॉक पे 2 दिवसीय सोने का काम किया। तो हर लड़ाई मैंने लड़ा और जीता, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं जीता। तो रुपेश जी बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, क्योंकि अब जो देखिए शताब्दी बदल चुकी है, हम लोग जो है और युवा का क्रेज है, तो रियली में अब बिहार जो है युवाओं को देख रहा है और युवाओं की तरफ आशा लगाए हुए बैठा है। एक सवाल रुपेश जी, जो देश की लेवल पे विपक्ष भी सवाल कर रहे हैं, पहलगांव हमले के बाद जो है हमारे भारत सरकार पाकिस्तान पे हमला करते हैं, आतंकवाद पे सीज फायर लागू हो जाता है, उसके बाद जिस तरह से देश में राजनीतिक हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष आपकी भी पार्टी के तरफ से, लेकिन बीते दिन में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है कहते हैं कि हमारे जो है शरीर में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। क्या सैनिक देश के सैनिकों का अपमान या उन पे राजनीतिकरण सत्ता पक्ष भी कर रहा है? देखिए ये कोई नई बात या विपक्ष, ये देखिए सत्ता में जो बैठे लोग हैं वह उनकी आदत है और यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व में पुलवामा की जब घटना हुई थी, उस समय पुलवामा के घटना के बाद उनके जो चिता का ठंडक भी नहीं मिला होगा, हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ। और उसके बाद जस्ट इन्होंने रैली करके उसका नाम भजाने का काम किया था कि मैंने ये किया वो किया। और उसके बाद अभी की जो घटना है, उस समय पुलवामा में एयरलिफ्ट की सुविधा मांगी गई थी और ये एयरलिफ्ट की सुविधा जवानों को नहीं दिए। और उसके बाद न्यूज़ के जो एंकर थे, सो कॉल्ड बड़े घराने के न्यूज़ के चैनल जो इनके इशारों पे चलती है, उनका व्हाट्सएप का जो चैट वायरल हुआ था कि हम लोग का टीआरपी बढ़ रहा है इस अथी से। कितना असंवेदनशील वो बात है, वो बयान है। ठीक उसी प्रकार और पुलवामा की घटना की आज तक कोई जांच का आपके पास नहीं आया होगा, जो कोई रिपोर्ट नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह इस घटना को भी धीरे 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 चाँप दिया जाएगा। अब आते हैं पहलगाम की घटना। पहलगाम के घटना में जो नेताजी जी का बयान आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जवानों को अपमान है। यह आपके लहू में देह में जो है सिंदूर बह रहा है। हाँ, अरे हम तो कहते हैं आपके देह में पानी है, पानी है। इस पक्ष के देह में क्या कूद रहा है? अरे विपक्ष हमेशा सम्मान से देश के जवानों को देखती है और उनके साथ मजबूती से खड़ा है। विपक्ष ने तो इतना इस सरकार को साथ दिया जितना कोई नहीं दे सकता है। विपक्ष ने कहा कि मैं सरकार के प्रधानमंत्री को इतिहास में कैसे याद किया जाएगा? नहीं, एक बहुत ही निकम्मे प्रधानमंत्री के रूप में और कायर प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। हम कहते हैं कि विपक्ष ने इनको इतना साथ दिया कि केंद्र में भारत स्तर से लेकर बिहार तक में हमारे नेताओं ने इनको साथ देने का काम किया कि हमारे केंद्र सरकार कार्रवाई करे, हम उसके साथ हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अमेरिका से फोन आती है और उसके बाद पे एक थर्ड पार्टी के बाद पे आप सीज फायर कर देते हैं। क्या भाई मजबूरी है आपकी? एक हमारी आयरन लेडी हुआ करती थी इंदिरा गांधी, जिस समय उस समय भी अमेरिका ने दहशत और डराने का काम किया, लेकिन आयरन लेडी इंदिरा गांधी डरी नहीं और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके बांग्लादेश बनाने का काम किया। क्या मजबूरी हो सकती है? बस अब इनकी अब क्या मजबूरी है, हम समझ से परे है। ऐसी मजबूरी को हम समझते हैं कि व्यवस्था है जो
देश को झुकना पड़े, ऐसी मजबूरी को हम बहुत ही फालतू समझते हैं। अब समझिए कि कितना असंवेदनशील बयान है कि हमारे देश के जवान शहीद हुए और आप इनका सिर्फ कथनी है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सिर्फ बोलेंगे, अरे आप इतना ही बोल रहे हैं कि देह में सिंदूर बह रहा है, तो फिर आप सीज फायर क्यों करवाएं थर्ड पार्टी के कहने पे? हाँ, चल रहा था, अच्छा मौका था, हम पाकिस्तान को करारा जवाब देते। जी, एक हम टैग कर दें कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और ट्रंप, कल की घटना है कि दोनों व्हाइट हाउस में है। पुनः ट्रंप ने इस चीज को रिपीट कर दिया कि मैं पाकिस्तान और भारत का मध्यस्थता किया और सीज फायर होने किया, लागू किया और उसका युद्ध होने से रोका, बर्बाद होने से रोका। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना क्रेडिट, वही तो मैं कह रहा हूँ। विदेश नीति इंडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट था विदेश नीति का, उससे पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आईडी से एक्स पे ट्वीट आता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझौता कर लेते हैं थर्ड पार्टी करने पे, ये बहुत ही असंवेदनशील बात है। हम बहुत ही इसको समझिए, पूरे देश के लोगों का जो है सो उन्होंने शर्मसार किया है, उसके शीश को झुकाने का काम किया है। हम ऐसे में बयान दीजिए, मोदी जी और बीजेपी की बीते दिन की जो कारी राजनीति है उसे राजद कैसे देखती है और किस तरह से निंदा करना चाहती है? देखिए, बहुत एक लाइन में नहीं, ये समझिए बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों कैसे देखते हैं? बहुत ही घटिया स्तर का प्रधानमंत्री हमारे भारत को अभी मिला है। एक नंबर के कायर हैं, दूसरे के कहने पे सरेंडर कर देते हैं। और जो व्यवस्था है देश का भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी का ये आलम है जो किसी से कहा नहीं जा सकता है। रेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट तमाम निजीकरण में धकेला जा रहा है। हाईएस्ट जॉब सेक्टर रेलवे को माना जाता है। हाईएस्ट जॉब उसमें प्रत्येक साल आता था, उसको जो है सो निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। तो बेरोजगारी का एकदम समझिए तो चरम सीमा पे है। और महंगाई का क्या आलम है। 60 से 70 रुपया पेट्रोल का दाम हुआ करता था। उस समय इनके मंत्री रोड पे उतर के टोकरी लेके सब्जी बेचते थे, चूड़ी लेके आते थे। और अभी 100, 110, 120 रेट गया हुआ है। गैस सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर गेल है। तो ये 1200, वही 1000 से ऊपर 1100-1200 है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी तरह से फेल्ड प्रधानमंत्री हैं और ये बैसाखी पे चल रहे हैं। और हम नीतीश कुमार जी से, अगर असली सोशलिस्ट हैं ये सब होने के बाद भी सत्ता में आ जा रहा है, बिहार का 25 का चुनाव है, क्या लग रहा है? बदलाव या फिर से एनडीए? मोदी जी जनता ने खाना बोर्ड बना दिए और पूर्ण बहुमत जनता इनको इस बार नहीं दी। ये बैसाखी पे डटे हुए हैं और नीतीश कुमार के बल पे, चंद्रबाबू नायडू के बल पे टिके हुए हैं। और नीतीश कुमार जी से तो हम तो कहेंगे कि अगर आप असली समाजवादी हैं, असली सोशलिस्ट हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति से गठबंधन तोड़िए और असली समाजवादी होने का धर्म निभाइए। लेकिन ये नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ये अब समाजवादी नहीं रहे, यह अब संघी और सामंती हो गए हैं। इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये हाफ पैंट वाले के साथ चले गए हैं। अब इनका जो हम तो बिहार के जनता से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसे बीमार मुख्यमंत्री को मौका मत दीजिए। अगर आप देते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी खुद अस्वस्थ है, असक्षम है, बीमार है, वह आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं। कठपुतली के रूप में उनको रखा गया है। उनके जो शीर्ष बैठे कुछ लोग हैं, बस वही अफसरशाही के बल पे बिहार को चला रहे हैं। तो तमाम आरोप राजद के युवा नेता रुपेश यादव जी ने तमाम आरोप लगा दिए केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर। और इन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार के सरकार का जो है निंदा जिस तरह से किया कि भ्रष्टाचार और क्राइम रेट, और रियली में आप लोग बिहार की जनता देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले हो रहे हैं। दिन दहाड़े आम पब्लिक को जो है चोर बदमाश जो अपराधिक करने वाला है दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। तो विपक्ष नेता तेजस्वी यादव सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और उनके युवा नेता थे, इन्होंने भी कहा
कि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिहार क्योंकि नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं, नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं और इन्होंने सीधा संदेश दिया कि बिहार की 14 करोड़ जनता जो है समझ ले, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से कमज़ोर और बीमार हो चुके हैं वह किस तरह से आगे बिहार चला पाएंगे। और जिस तरह से बीते दिनों से देश की घटनाओं जो है युद्ध को लेकर जो राजनीतिक हो रहा है सैनिकों को लेकर, उस पर भी इन्होंने अपने मुख्य बिंदु रखने का काम किया। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? आप लोग कैसे देश की राजनीतिक और बिहार की राजनीतिक को देखते हैं? और 2025 चुनाव को भी क्या देखते हैं कि क्या महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या लग रहा है, इस बार फिर से नीतीश या बिहार बदलाव की ओर देख रहा है? आप लोग का क्या राय है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।